अच्छा, यहाँ पे क्लास हम थे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई या एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग हो गई, यानी जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल थे वो दो सेट्स में डिवाइड हो गए। क्यों डिवाइड हो गए? कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी लिगेंड की, उसने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने वो सारे डी ऑर्बिटल पे पड़ने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिमिलर तरह की नहीं थी, सिमिलर काइंड की नहीं थी। इसी वजह से जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक सेट की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, एक सेट की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। दोनों में हमने रिलेशन भी देख लिया कि किसकी कितनी यूनिट्स इंक्रीज करेगी, किसकी कितनी यूनिट्स डिक्रीज करेगी। ठीक है। जो डिफरेंस है इन दोनों के इन बिटवीन, यानी जो T2G सेट और EG सेट के इन बिटवीन जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं कि VBT ने एक क्लासिफिकेशन लिगेंड की थी, वो था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और एक था वीक फील्ड लिगेंड। VBT ने इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी आपको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड वीक फील्ड क्यों होते हैं। CFT आपको ये एक्सप्लेन करके देती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू CFT, ऐसे लिगेंड जो कि जब सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करें और उनसे जो जनरेट होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो अगर स्ट्रॉन्गर हो, तो जाहिर सी बात है उस केस में आपके जो डी ऑर्बिटल हैं, जो कि एक्सियल डी ऑर्बिटल हैं, एक्सियल सेट हैं, वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। सो आपके जो EG हैं वो ज्यादा एनर्जी में रेस करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन T2G एंड EG सेट, वो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आई है या नहीं? क्लास के पॉइंट जी समझ? मैम। अगर इन केस नहीं समझ में आई, देख लेते हैं। देखो, यहाँ अभी कम्प्लेक्स की बात नहीं मैं कर रही, अभी सिर्फ लिगेंड को देखो कि आपके पास ये दो कम्प्लेक्सेस हैं जिसमें आपके लिगेंड वेरी कर रहे हैं। एक आपका हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट है कम्प्लेक्स, और एक आपका है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट कम्प्लेक्स। ये दो कम्प्लेक्स हैं जो कि सेम सेंट्रल मेटल के टाइम को यूज करते हुए आपने बनाए हैं, यानी कोबाल्ट को। बट दोनों में लिगेंड वेरी कर रहे हैं। एक में आपका फ्लोरो लिगेंड है जो आपका एनायनिक लिगेंड है या आपका पॉइंट चार्ज है या पॉइंट लिगेंड है, और यहाँ पे आपका अमाइन लिगेंड है जो कि न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आता है, जिसे आप डाइपोल चार्ज कहते हो। तो दो डिफरेंट लिगेंड्स हैं आपके पास, और वो लिगेंड अब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, यानी अमाइन लिगेंड डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करेगा जब वो कोबाल्ट के इन 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल सेट के क्लोज आएगा। और जो फ्लोरो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करेगा जब वो इन कोबाल्ट के 3D मेटल के ऑर्बिटल के क्लोज आएगा। अकॉर्डिंग टू CFT, अब होता क्या है कि जो आपका अमाइन है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी जो आपका अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है ऑल्दो, बट वो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपके ये जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं ये स्प्लिट तो करते हैं दो सेट्स में, बट यहाँ आपको स्प्लिटिंग नजर आ रही है कि T2G सेट्स की एनर्जी ज्यादा डिक्रीज कर गई और EG ज्यादा एनर्जी में रेज कर गए हैं। तो यहाँ जो डेल्टा नॉट है, यानी इन दोनों के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो, अगर फ्लोरो की बात करें हम, अगर हमारा फ्लोरो हमारा लिगेंड क्लोज आता है हमारी कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम के, तो उस केस में भी उसके डी ऑर्बिटल रिपल्शन फेस करेंगे, एक्सियल डी ऑर्बिटल रिपल्शन फेस करेंगे, वो एनर्जी में इंक्रीज करेंगे, बट यहाँ उनकी एनर्जी जो है वो लेस इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या है कि फ्लोरो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, वो लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक या वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब उसकी खुद की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वीक है तो जाहिर सी बात है वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत थोड़ा रिपेल कर पाएगी आपके मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से आपकी जो EG ऑर्बिटल है वो उतना एनर्जी में इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि वो उतनी रिपल्शन फेस नहीं करेंगे। तो समझ आया या नहीं है? मैम इसमें यही है ना कि जिसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, मतलब कि उसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो ज्यादा हो, हम्म। उसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, वो नहीं, स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। यहाँ यहाँ रिलेट ना करो। फील्ड, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है या वो तो बाद में आना है ना आपके पास।
जब लिगेंड आपके क्लोज आ रहा है आपके सेंट्रल मेटल एटम के, ठीक है, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उन डी ऑर्बिटल पे पड़ रही है, बट क्या सेम पड़ रही है? नहीं सेम पड़ रही, वो डिफरेंट पड़ रही है, वो डिफरेंट पड़ रही है, तो उनको दो सेट्स में डिवाइड करिए। अब हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट लिगेंड दो सेट्स में डिवाइड तो करेंगे, क्या वो सेम तरह से स्प्लिट करेंगे? यानी उनके दरमियान में जो आपके पास दो सेट्स हैं उनके दरमियान में जो डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हर एक में सेम होगी, हर एक लिगेंड के लिए सेम होगी? नहीं। जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, तो उस केस में डेल्टा नॉट बढ़ जाएगी। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि इनके दरमियान में एनर्जी गैप बढ़ गया है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डी जनरेट ऑर्बिटल डी की स्प्लिटिंग करेंगे तो उनके दरमियान में इस तरह से स्प्लिटिंग करेंगे कि एक को ज्यादा एनर्जी में डिक्रीज कर देंगे और दूसरे को हाई एनर्जी में रिलेटिवली इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान में जो डेल्टा नॉट यानी एनर्जी का डिफरेंस है वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा एक लार्ज नंबर आएगा। और यहाँ पे अगर आपका लिगेंड वीक है तो वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करेगी। बट यहाँ पे स्प्लिटिंग कैसे होगी? क्योंकि वो वीक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसलिए आपके पास जो T2G ऑर्बिटल हैं वो लेस एनर्जी में डिक्रीज करेंगे और आपके EG ऑर्बिटल लेस एनर्जी में इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ आपको जो डेल्टा नॉट नजर आ रहा है वो बहुत कम नजर आ रहा है डिफरेंस। समझ आया या नहीं? जो स्पिन क्वांटम नंबर वाला केस अभी नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग तो मैंने अभी बताई नहीं आपको। ये जो लो स्पिन हाई स्पिन लिखा हुआ है ये बाद वाला केस है। जी मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ है या नहीं? जी। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो आपकी ज्यादा स्प्लिटिंग काज करते हैं, जो आपके वीक लिगेंड होते हैं वो आपकी ज्यादा कम स्प्लिटिंग काज करते हैं, कम डेल्टा नॉट उनके केस में होती है। यहाँ पे अगर इस पैराग्राफ को आप देखो तो यहाँ पे यही क्लास लिखा हुआ है कि आपके पास दो कम्प्लेक्सेस हैं और इन दोनों कम्प्लेक्सेस में लिगेंड वेरी कर रहे हैं। एक में अमाइन है या अमोनिया लिगेंड है। जो अमोनिया लिगेंड्स होते हैं वो आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि जनरेट होती है अप्रोच ऑफ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से वो हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि इसी वजह से उनके केस में डेल्टा नॉट भी ज्यादा होती है। जबकि जो 6 फ्लोराइड आयंस हैं वो उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाते जितनी अमाइन क्रिएट करता है, इसी वजह से वो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। और इसी वजह से जो डेल्टा नॉट है कि स्प्लिटिंग के बाद उनके दरमियान में दो सेट्स के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो वीक लिगेंड के केस में कम होता है। So strong field ligand cause higher splitting while weak field ligand cause lower splitting, but दोनों splitting cause करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट ज्यादा होती है, वीक फील्ड के केस में डेल्टा नॉट कम होती है। यहाँ तक कुछ समझ आया क्लास या नहीं? आ गया मैम। अच्छा, अब चलो इसी को देख लो, इसी को देख लो, बाकी एग्जांपल इसके हम फिर डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे क्लास में। यहाँ पे आपके पास दोनों साइड में कोबाल्ट है, यानी आपके जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो कौन से थे? आपके कोबाल्ट के थे। अब होता क्या है कि आपकी जो कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कोबाल्ट की लिखो इन दोनों कॉम्प्लेक्स के केस में तो कितनी आएगी क्लास? यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। 27। और आपके पास इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3D में और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? आर्गन तक के तो 4s में तो कोई भी नहीं होगा, 3D में। क्यों? 4s 4s में आर्गन तक सबसे पहले पहले 4s की फिलिंग होती है। जो निकलेंगे भी तो 4s से पहले, मतलब +3 इसके ऊपर चार्ज है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो बाद में बता रहे हो ना, सही है, ठीक है। जी। 4s में कोई भी नहीं होगा और 3D में कितने रह जाएंगे? 3D में 4 6 रह जाएंगे, ठीक है। अब वो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स में, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स थे,
जिन पे जब लिगेंड ने अप्रोच किया है उन डी ऑर्बिटल को 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो आपके पास स्प्लिटिंग ज्यादा अच्छी हुई है, अगर लिगेंड वीक है तो स्प्लिटिंग अच्छी नहीं हुई है। स्प्लिटिंग अच्छी ना होने का मतलब है कि डेल्टा नॉट कम है, और स्प्लिटिंग अच्छी होने का मतलब है कि डेल्टा नॉट बढ़ गई है। तो आपके जो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अब उनकी आपने फिलिंग करनी है। अगर हमारे पास ये हेक्सा अमाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की बात हम यहाँ पे देखें, इस केस को, जस्ट इस वाले केस को देखो, तो ये हेक्सा अमाइन कोबाल्ट का केस है जिसमें यहाँ 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल 2 सेट्स में डिवाइड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अमाइन लिगेंड ने इनको 2 सेट्स में डिवाइड किया है। अब जैसे ही अमाइन लिगेंड ने इन डी ऑर्बिटल को 2 सेट्स में डिवाइड किया है, तो अब वो जो डी में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उनकी फिलिंग अगर हम करें तो वो फिलिंग किस तरह से होगी? वो फिलिंग इस तरीके से होगी कि पहले T2G जो 3 डीजेनरेट हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन आपने ये नहीं करना कि आपने EG में भेज देना है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने T2G में फिल करने के बाद आप 4th इलेक्ट्रॉन EG में भेज दो, 5th यहाँ पे भेज दो, और फिर बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाए वो आप T2G में यहाँ पे फिल कर दो। वो नहीं कर सकते आप इस केस में। वो रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे इतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेंगे कि वो जो है वो T2G सेट्स में ही रहें। T2G सेट में जब सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, तब जाके अगर यहाँ पे कोई 7th इलेक्ट्रॉन होता तो अब उसके लिए कोई और कंडीशन रहती नहीं थी कि वो EG में जाए, ठीक है, क्योंकि T2G सारे फिल हो जाते। और अगर 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता कोबाल्ट के केस में, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में EG में जाता। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? डेल्टा नॉट को बढ़ा देते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग इतनी बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं कि वो पेयर अप रहें। या यहाँ पे मैं एक और बात करने लगी हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपके पास जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू डेल्टा नॉट। पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर अप होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनकी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, इनको पेयर अप करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर होती है जिसको पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है। अगर तो वो एनर्जी इतनी है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करेंगे कि वो पेयर अप हो जाएं। और आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट, यानी ये जो एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन T2G एंड EG सेट्स, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी जो कि रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवाने के लिए। सो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेंगे कि वो पेयर हो जाए, ना कि वो इस डेल्टा नॉट को क्रॉस करके EG में जाए। कुछ समझ आया या नहीं? जी मैम। क्या समझ आया या नहीं? मुझे लग रहा है आपको, आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। यस मैम। मैम एक्चुअली ये नया कॉन्सेप्ट है ना, तो ये ऑनलाइन थोड़ा समझ नहीं आता। अगर फिजिकल होता तो ज्यादा अच्छे से हो जाना था। अभी तक जितना समझ आ रहा है, अभी तक जितना समझ आ रहा है ना, जो जो पॉइंट समझ आ रहे हैं उनको नोट करते रहो। जितनी भी आपकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हो जाती है वेल एंड गुड। अगर कहीं पे पॉइंट रह जाते हैं तो इसको हम यहाँ से, यानी इसकी जो एग्जांपल है उसको हम लेके चलेंगे तो वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट लेस होती है। डेल्टा नॉट लेस का मतलब कि वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम पास करता है। अब इस केस में वही आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोबाल्ट के आपके पास कोबाल्ट के साथ ही कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो 6 इलेक्ट्रॉन आपने इन 2 सेट्स में डिवाइड करने हैं। अब वो इन सेट्स में जब आपने डिवाइड करने हैं तो क्या होता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा और फिर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग चेंज हो गई है? रीजन क्या है कि डेल्टा नॉट यहाँ पे इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग एनर्जी है वो इस केस में, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग एनर्जी हाई होती है और डेल्टा नॉट कम होती है। सो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं कि वो अनपेयर्ड फॉर्म में रहें, क्योंकि पेयरिंग करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है और आपको EG सेट्स में भेजने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर है। तो इसीलिए आप सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर EG में भेजोगे, और देन फिर कोई इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो फिर आप उसकी पेयरिंग करोगे। यही रीजन है कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में VBT भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करती थी और CFT भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करती है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में वीबीटी भी आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देती थी, सीएफटी भी आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देती है, बट दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। वहां पे जस्ट हम ये कहते थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दो, ठीक है। वहां तक मैंने आपको ये कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देना है, पेयर करने के बाद आपने 2 एम्प्टी आपको अगर हम D2sp3 की बात करें तो 2 एम्प्टी आपको D3D से मिल जाते हैं। लेकिन हमने ये बात नहीं की थी कि क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग काज करता है। सीएफटी आपको ये बताती है कि पेयरिंग क्यों होती है, क्योंकि आपकी डेल्टा नॉट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी लेस होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं टू पेयर अप। यहाँ तक इसको क्लास रहने देते हैं। ये एक गिवन है टेबल 4.12 टेबल जो है गिवन है, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं कि टाइटेनियम का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जिसमें टाइटेनियम सेंट्रल मेटल कैटाइन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो उस केस में उसके 3D में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो अगर 3D में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उस टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है, इधर वो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बनाओ या आप वीक फील्ड लिगेंड के साथ बनाओ, तो दोनों केसेस में आपके पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन पहले तो D2G में जाएगा, तो दोनों के केस में आपके पास जो सिचुएशन है वो सेम रहेगी। तो दोनों केसेस में जो स्पिन है वो सेम ही होगी, चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, दोनों के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही अनपेयर्ड फॉर्म में होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे जहाँ पे चेंज है वहां पे मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे है क्लास D5 का अगर आप केस देख रहे हो तो D5 कौन से आपके पास कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कौन से मेटल आयन बनाते हैं विद D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैग्नीज अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसके वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो D5 के साथ आएगी। अगर D5 के साथ आएगी तो इट मीन्स D में 5 इलेक्ट्रॉन है। वो 5 इलेक्ट्रॉन जब आपने फिल करने हैं तो वो किस तरीके से फिल होंगे कि आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो उन 5 इलेक्ट्रॉन को T2G में फिल करेगा और EG एम्प्टी रहेंगे। और यहाँ पे अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड आ जाता है तो वो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन आपके EG में जाएंगे। यहाँ प्रिंटिंग आई थिंक प्रिंटिंग खराब हुई है। ये आपके ये वाले सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं और ये वाला ये यहाँ पे आएगा, अदरवाइज इसको यहाँ पे भी गिवन है, इन नोट्स में देख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये अगर वहाँ पे ठीक नहीं है तो यहाँ पे देख लो कि D5 का ये वाला केस, इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो D5 का अगर आप केस देख रहे हो तो ये आपके पास T2G में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और EG में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये कब कब है, जब आपका लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। ये टेबल 5.6 कब है, जब आपका लिगेंड है वीक फील्ड। और टेबल 5.7 जो है वो आपका तब हो जाएगा जब आपका लिगेंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन T2G एंड EG सेट्स डिफरेंट हो जाएगी कि T2G में 5 इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, फिर आपके पास EG में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब यहाँ T2G में 6 पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो D7 का केस है उसमें आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन EG में गया है। समझ आया कुछ या नहीं? जी क्लास। नहीं समझ आया? नहीं मैम, क्लियर है। अच्छा, इसको टेबल को एक दफा देख के आना, ठीक है। जितना पढ़ाया है उसको एक दफा पढ़ के आना, ये ना हो कि ऐसे ही आ जाओ क्लास में। पढ़ के आना, लाजमी पढ़ के आना। मैं पहले पूछूंगी कि आप लोग रीड आउट करके आए हो या नहीं करके आए हो। और जहां से नहीं समझ में आती उसको हाईलाइट करके आना उस पॉइंट को। जो पॉइंट्स अभी सारा, एक तो सारा हमने पढ़ा नहीं है बट जितना हमने पढ़ा है उतना एटलीस्ट पढ़ के आना, ठीक है। तो जितने कंफ्यूजन आपके रह जाएंगे वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी मैम। अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो कर लो। मैम इसमें तो हमने जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखी है वो तो सेंट्रल मेटल के टाइम की है, तो लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करने, उसका कोई रोल नहीं है। लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, ठीक है। लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन अच्छा। डोनेट करने हैं आपके पास। लिगेंड ने जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो वो आपके पास उसी तरीके से है जैसे प्रीवियस केस में था।
कि जो आपके एम्प्टी ऑर्बिटल हैं उनको लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो एम्प्टी ऑर्बिटल को ही यहाँ पे भी लिगेंड, सेंट्रल मेटल के टाइम के जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं उन्हीं को लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। ठीक है, तो वो आपकी, चूंकि लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ऐसे ही रह रही है, वो हर लिगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। अगर आप कोबाल्ट हेक्सामाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स की को वीबीटी के अकॉर्डिंग देखो या हेक्सामाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स को सीएफटी के अकॉर्डिंग देखो, तो आपके पास 6 अमाइन लिगेंड है, उन 6 अमाइन ने 12 इलेक्ट्रॉन देने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन देने हैं। वो 12 इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होने हैं कि वो चूंकि आ ही पेयर फॉर्म में रहे हैं, वो 12 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे आपके 12 ऑर्बिटल्स में। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी यहाँ पे लिगेंड के ऑर्बिटल की बात नहीं करता, ना ही वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को इतना फोकस करता है। यहाँ पे ज्यादा फोकस जो है वो आपके सेंट्रल मेटल के टाइम की डी ऑर्बिटल्स पे है, के ऑर्बिटल्स पे है। इसके बाद जो एलएफटी है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती है कि लिगेंड के वो जो ऑर्बिटल आएंगे वो कैसे आपके जो मेटल एटम है उसके ऑर्बिटल के साथ क्या बिहेव करेंगे या उनको कैसे स्प्लिट करेंगे। तो जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है एलएफटी, वहां पे लिगेंड और मेटल दोनों को काउंट किया गया, बट इन सीएफटी लिगेंड की एक्सप्लेनेशन दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बट मेटल के डी ऑर्बिटल को ज्यादा डिस्कस किया गया है क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आप हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को क्लासिफाई करते हो, जब ना कि लिगेंड की वजह से। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स का हाई स्पिन लो स्पिन बनाने में कोई रोल नहीं होता। आपके मेटल के इटसेल्फ डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही हाई स्पिन या लो स्पिन क्रिएट कर रहे होते हैं। बात समझ आई है या नहीं? मैम थोड़ी सी आगे है, थोड़ी फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी पूछ लेना जो रह गया, और इसको पढ़ के आना क्लास। ठीक है, ठीक है, क्लास पे मीटिंग एंड करते हैं।